हाँ भी बच्चों, आज अपने करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है रेस्पिरेशन उसे, और आज ये पार्ट फर्स्ट है। देखिए, इससे पहले अपनों ने एंजाइम किया था, ठीक, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड था। तो अपने प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर कर चुके हैं और दूसरा है रेस्पिरेशन, ठीक। और देखिए, जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस यूनिट से या इस ब्रांच से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी 4-5 क्वेश्चन सामान्यतः अपने को देखने को मिलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर चलेगा वो है रेस्पिरेशन, और उसका अपने पार्ट फर्स्ट करेंगे, यानी आज इसकी शुरुआत ही करेंगे अपने। देखिए, यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 9588236104। और ये जो चैप्टर अपने शुरू करें रेस्पिरेशन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए यानी नोट्स चाहिए आपको इसके पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये व्हाट्सएप नंबर है 9521205264। इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। मैसेज क्या लिख कर करना है? रेस्पिरेशन। बस आपको ये रेस्पिरेशन वर्ड जो है ये लिखना है और मैसेज कर देना है। आपको श्वसन के नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपने देखते हैं श्वसन का अर्थ। श्वसन का अर्थ कि श्वसन क्या है। देखिए, प्रत्येक जीवधारी को अपनी जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि प्रत्येक जीवधारी को अपनी जैविक क्रियाएं करने के लिए या जैविक क्रियाओं हेतु, जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। और खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है ना, ठीक, यह खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है उसे अपने क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। और यह जो क्रिया है यानी जो श्वसन है वो कोशिका में संपन्न होता है। भी किसमें? कोशिका में। यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहां पर होगा? कोशिका में होगा, ठीक है। और श्वसन को अपने उपापचय में शामिल करते हैं, ठीक। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये सभी उपापचय में आते हैं, ठीक। और जो श्वसन है इसमें अनेक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। भी जो श्वसन की जो प्रक्रिया है ना उसमें अनेक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी श्वसन में क्या होता है? अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, ठीक। तो ये
मैंने आपको बेसिक बताया है। श्वसन का अर्थ क्या हो गया कि जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, ठीक। और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है इसे अपने कहते हैं श्वसन। और श्वसन कहाँ पर संपन्न होता है? कोशिका में संपन्न होता है भी, ठीक। श्वसन एक प्रकार की उपापचयी प्रक्रिया है या उपापचय में सम्मिलित करते हैं। श्वसन के एक प्रकार की उपापचयी प्रक्रिया है, ठीक। और इसमें क्या होता है? अनेक जैव रासायनिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, पादपों में श्वसन की जो क्रिया है ना, ठीक, श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है। सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है। श्वसन की जो क्रिया है, पादप कह लीजिए, एनिमल कह लीजिए, अपने प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हैं तब मैं, ठीक, प्लांट वर्ड यूज करूंगा। तो पादपों में जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है। पादपों में श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है। अब देखिए, पादप के अनेक भाग होते हैं, अनेक अंग होते हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन प्रक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है, लेकिन कुछ अंग या क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन की दर अधिक होती है। जैसे जो वृद्धि स्थल होते हैं पादप के, ठीक, यानी विभोजतक, इनमें श्वसन दर अधिक होती है भी, श्वसन दर अधिक। इसी प्रकार अंकुरित होते हुए बीज, अंकुरित होते हुए बीज, इनमें भी श्वसन दर क्या होती है? अधिक होती है। तो एक बार दोबारा कि जो श्वसन की क्रिया है, ठीक, पादपों की बात करो या एनिमल्स की करो, ठीक, श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं पादपों में जहां पर श्वसन की दर तुलनात्मक रूप से कम होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। अधिक कहां पर होती है? जो वृद्धि स्थल है, जैसे कि विभोजतक है, यहां पर श्वसन दर क्या होती है? अधिक होती है। अंकुरित होते हुए बीज, उनमें वृद्धि दर अधिक होती है, ठीक। कम कहां पर होती है? जो पुराने उत्तक है, क्या है? पुराने उत्तक, ठीक, जिनका निर्माण काफी समय पहले हो गया था, पुराने उत्तकों में या जो जीर्ण अंग है, जीर्ण अंग है, ठीक, उनमें श्वसन की दर तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ये श्वसन के बारे में हो गया। देखिए, आगे अपनी बात करते हैं। कुछ समय पूर्व श्वास लेने एवं छोड़ने को श्वसन माना जाता था। कुछ समय पूर्व सांस या श्वास लेने व छोड़ने को ही श्वसन माना जाता था, ठीक। यानी सांस लेना, ठीक, छोड़ना, सांस लिया छोड़ दिया, इसी को क्या माना जाता था? श्वसन माना जाता था। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स
समझते भी इसी ही है कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन है। यह श्वसन नहीं है, श्वसन कुछ अलग है। ठीक, तो कुछ में पूर्व सांस लेने व छोड़ने को ही श्वसन माना जाता था। ठीक, लेकिन वर्तमान में यह माना जाता है या यही है कि जो श्वसन है वो कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है ना वो कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान में ठीक अपने क्या समझते हैं या क्या मानते हैं, ठीक, और जो है भी क्या, श्वसन कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो सांस लेना और छोड़ना क्या है भी, फिर सांस लेना और छोड़ना क्या है? यह श्वसन तंत्र का भाग है, या जो अपने श्वसन तंत्र पढ़ते हैं ना उसमें अपने ये देखते हैं सांस लेना व छोड़ना। सांस लेना व छोड़ना यह जो प्रक्रिया है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक, और श्वसन कोश के स्तर पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, यानी आधुनिक समय में श्वसन को कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया माना जाता है। आगे देखिए, सेल में श्वसन की प्रक्रिया का वास्तविक स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है भी। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछ ले कि कोशिका में श्वसन कहां पर होता है या श्वसन की प्रक्रिया का वास्तविक स्थल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। देखिए, अगला जो अपना टॉपिक है वो है श्वसनाधार। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वसनाधार। श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ, उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ, श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, श्वसनाधार कहलाते हैं। ठीक, श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, श्वसनाधार कहलाते हैं। देखिए उदाहरण, यानी कार्बनिक यौगिक जो श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, ये श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जो सबसे सामान्य श्वसनाधार है ना वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज है। ठीक है, आगे देखिए कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, वसा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कार्बनिक यौगिक। इस कार्बनिक यौगिक में अनेक प्रकार के बंध पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के
बंध पाए जाते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, कार्बनिक यौगिक में अनेक प्रकार के बंध है और ये बंध टूटते हैं, ये बंध टूटते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, ये बंध टूटते हैं और बंधों के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखिए, मैंने आपको यह बताया है कि जो महत्वपूर्ण श्वसनाधार है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक, उसमें भी ग्लूकोज है। लेकिन अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए तो शरीर श्वसनाधार के रूप में किसे प्रयुक्त करने लगेगा, वसा को। अब न तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बचा, न वसा बची, फिर किसे शरीर ऑक्सीकृत करेगा श्वसन प्रक्रिया में, प्रोटीन्स को। तो जैसे कि अगर आप खाना खाना छोड़ दो, ठीक, आपने खाना खाना बंद कर दिया तो 3-4 दिन तक तो आपके शरीर में जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स था ना वो कंज्यूम होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तब बारी आएगी वसा की, और जब वसा खत्म हो जाएगी तब बारी आएगी प्रोटीन्स की। और नॉर्मली प्रोटीन्स की बारी आती है 10वें दिन के लगभग, ठीक, 10वें दिन के लगभग। और जब प्रोटीन्स ऑक्सीकृत होना शुरू हो जाए ना श्वसन प्रक्रिया में, तब खतरा बढ़ जाता है भी, या मरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो भूख हड़ताल पर बैठते हैं, डॉक्टर उनका रेगुलर चेकअप करता है। चेकअप क्या करता है, चेकअप इस बात का किया जाता है कि इनमें कहीं प्रोटीन्स का ऑक्सीकरण तो शुरू नहीं हो गया है श्वसन प्रक्रिया में। श्वसन प्रक्रिया में जब प्रोटीन्स का ऑक्सीकरण शुरू हो जाए ना, तब मतलब आने वाले 2-3 दिनों में बंदे की मौत भी हो सकती है। फिर उसको जूस वगैरह पिलाकर मनाया जाता है। तो ये हो गया श्वसनाधार। आगे देखिए, 2 टर्म है, एक तो है प्लावी श्वसन और एक है जीवद्रवी श्वसन। जीवद्रवी श्वसन, ये 2 टर्म है, प्लावी श्वसन और जीवद्रवी श्वसन, ठीक। और ये जो दोनों टर्म है ना, ये दोनों टर्म किसने दी थी, ब्लैकमैन ने, एक साइंटिस्ट है, ब्लैकमैन ने 2 टर्म्स दी, प्लावी श्वसन और जीवद्रवी श्वसन। प्लावी श्वसन उसे कहते हैं जब श्वसन प्रक्रिया में क्या यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। प्लावी श्वसन यानी श्वसन प्रक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का। और जीवद्रवी श्वसन है जब किसका ऑक्सीकरण शुरू हो जाए, प्रोटीन्स का। और जीवद्रवी श्वसन या प्रोटीन्स का ऑक्सीकरण सामान्यतः कब होता है, रोग एवं भूखमरी के समय। भूखमरी के समय यानी व्यक्ति 6-7 दिन से भूखा है, तब प्रोटीन्स का ऑक्सीकरण शुरू हो जाएगा और उसे कहते हैं अपने जीवद्रवी श्वसन। और जब सामान्य परिस्थितियां होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण होता है श्वसन प्रक्रिया में, उसे कहते हैं अपने प्लावी श्वसन। दोनों टर्म किसने दी, ब्लैकमैन ने। आगे देखिए, अपने करते हैं श्वसन की परिभाषा, डेफिनेशन। श्वसन की परिभाषा,
वह क्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन एवं ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन एवं ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है तो श्वसन कहलाती है। ठीक, तो श्वसन की परिभाषा मैंने लिख दी है। इसकी एक समीकरण भी है, वो भी अपने लिख देते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O, 686 किलो कैलोरी, ठीक, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये समीकरण है। यहां पर क्या हुआ है श्वसन की प्रक्रिया में, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त हुई है। कितनी ऊर्जा है, मान क्या है, 686 किलो कैलोरी। ठीक, और ये ऊर्जा इतनी होती है कि इस ऊर्जा के द्वारा 36 या 38 एटीपी अणुओं का निर्माण हो जाता है। 36 या 38 एटीपी अणुओं का निर्माण हो जाता है। इस ऊर्जा से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, 36 या 38। देखिए रिएक्शन से ऊर्जा मुक्त हुई है, ठीक, जिसका मान है 686 किलो कैलोरी। और यह जो ऊर्जा है ना एटीपी के रूप में संग्रहित रहेगी। किसके रूप में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित रहती है। और जो मैंने मान लिखा है, वैल्यू लिखी है 686 किलो कैलोरी, इससे कितने एटीपी बन सकते हैं, 36 या 38। ठीक, आगे देखिए श्वसन के प्रकार। अगला टॉपिक अपना श्वसन के प्रकार। देखिए श्वसन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ऑक्सीश्वसन और अनोक्सीश्वसन। ठीक, श्वसन दो प्रकार का है, ऑक्सीश्वसन और अनोक्सीश्वसन। तो सबसे पहले अपने करेंगे ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए इस प्रकार का ऑक्सीजन की इस प्रकार का श्वसन इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है
अर्थात इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन उपभोग में ली जाती है, उपभोग में ली जाती है। उपभोग मतलब कंज्यूम करना, ठीक। उपभोग मतलब कंज्यूम करना, यानी ऑक्सीजन उपयोग में आएगी, काम में आएगी। इस प्रक्रिया में या इस श्वसन में ऑक्सीजन भाग लेगी। अब देखिए इसमें क्या होता है ऑक्सीजन श्वसन में, दूसरा बिंदु कि कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है भी। कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण से दो चीजें बनती है, H2O व CO2, यानी जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए यह सामान्य प्रक्रिया है भी, यानी जो ऑक्सीश्वसन है ना वो सामान्यतः सभी जंतुओं में मिलता है। ये श्वसन की सामान्य विधि है ऑक्सीश्वसन, ठीक। और ऑक्सीश्वसन को अपने निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं। समीकरण वही है जो मैंने पहले लिखी थी, वो ऑक्सीश्वसन की ही लिखी थी मैंने पहले। क्या C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनेगा अभी 6H2O प्लस 6CO2, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। तो ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज को अगर अपने श्वसनाधार मानी, जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज को श्वसनाधार माना है, तो ऑक्सीश्वसन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना, अपनी संपूर्ण प्रक्रिया को इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहां पर एक बात और कि जब आप ये समीकरण देखते हो तो आपको क्या लगता है कि यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण डायरेक्टली कौन कर रहा है या सीधे तौर पर कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रही है। इस समीकरण के अनुसार क्या लगेगा अपने को कि यहां पर जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सीधे तौर पर कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक। पता ही चल रहा है आपको समीकरण से कि यानी इस समीकरण के अनुसार जो ऑक्सीजन है वो प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तौर पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। बाकी करते हैं अपने अगली क्लास में।